भारतीय एटमी सबमरीन के तबाह होने के बाद इंस्पेक्टर नाथन मअतल हो चुका था। मद्रासी सिक्योरिटी ऑफिसर ने उसे वहीं रुकने के लिए कहा था और मुझे दूसरे रोज अकेले ही पौंडीचेरी रवाना होना था। मैं अपने क्वार्टर वाले कमरे में आ गया। आज की रात मेरा इस क्वार्टर में वैसे भी रहना जरूरी था, क्योंकि मुझे रात के 10 बजे के बाद पाकिस्तान में अपने बॉस से राब्ता कायम करना था। खाना मैं ऑफिस से खाकर ही आया था। पौंडीचेरी जाने के लिए मुझे किसी किस्म की खुसूसी तैयारी की जरूरत नहीं थी। कपड़े मेरे पास मौजूद थे। एक ब्रीफकेस भी था। दिल्ली हेडक्वार्टर की एक फाइल उसमें पहले ही से रखी हुई थी। इस ब्रीफकेस में मेरा दिल्ली हेडक्वार्टर का शनाख्ती कार्ड भी था, जिस पर मेरी तस्वीर के नीचे मेरा नाम कैप्टन रामकिशन मेहता लिखा था और सरकारी मोहर लगी थी। इसके अलावा कुछ करेंसी नोट भी थे। मेरी एक डायरी थी जिस पर मेरे दिल्ली वाले मकान का पता और दोस्तों के और होने वाली बीवी सुजाता के टेलीफोन नंबर दर्ज थे। मैंने घड़ी देखी, अभी 10 बजने में 1 घंटा बाकी था। मैं पतलून बुशर्ट में ही रहा और सिगरेट सुलगा कर कॉफी बनाने लगा। कुछ देर पलंग पर बैठा रहा। खबरों में ऑल इंडिया रेडियो ने एटमी आबदोस की तबाही की खबर बिल्कुल नहीं दी थी। एक छोटी सी खबर में महज ये बताया गया था कि आज दिन में पौंडीचेरी बंदरगाह की एक जेटी पर आग भड़क उठी, जिसे आग बुझाने वाले अमले ने फौरन बुझा दिया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हालांकि हमारी इत्तला के मुताबिक आबदोस के साथ उसके अमले के भी परखचे उड़ गए थे। आम लोगों का नुकसान इसलिए नहीं हुआ था कि एटमी आबदोस जेटी से दूर एक खाड़ी में लंगर अंदाज थी। वहाँ एक टीले की ओट थी। हुकूमत ने इस खबर को नशर नहीं होने दिया था। जब रात के ठीक 10 बज गए तो मैंने कोने वाली बोरियों के नीचे से छोटा सा मगर ताकतवर ट्रांसमीटर निकाला और उसे ऑन करके खास फ्रीक्वेंसी में लाने की कोशिश करने लगा। बाहर रात की खामोशी काफी गहरी हो चुकी थी। कोई आवाज सुनाई नहीं देती थी। ट्रांसमीटर में टोन की आवाज निकली और फिर दूसरी तरफ से किसी ने मरमूज कोड में अपना नाम दोहराया। ये हमारा खास कोड था। मैंने भी फौरन अपना कोड नंबर बोला। दूसरी तरफ से मेरे बॉस की आवाज सुनाई दी। वो मरमूज हुरूफ में बात कर रहा था, जिसमें लफ्ज कोई नहीं था, ताकि दोनों तरफ कोड को खोलने और इबारत बनाने में आसानी रहे। मैंने एक इंतहाई गैर जिम्मेदारी का काम किया था। उस रोज कुछ कैफियत ऐसी है जानी थी कि मैं दरवाजा बंद करना भूल गया। वैसे भी मेरा क्वार्टर लेबर ऑफिस से दूर जंगल में था। रात के वक्त वहाँ जिस शख्स के आने की तवक्को थी वो कत्ल कर दिया गया था। सिन्हाली एजेंट सिंगू ही वक्त बे वक्त अचानक निकल आता था। उस वक्त इत्तेफाक देखिए कि रिवॉल्वर मुझसे 6-7 कदमों के फासले पर तकिए के नीचे पलंग पर पड़ा था, क्योंकि मैं रात को रिवॉल्वर अलमारी की दराज से निकाल कर तकिए के नीचे रखकर सोता था। मैं पलंग की पायंती की जानिब लकड़ी के फर्श पर बिछी हुई चटाई पर बैठा ट्रांसमीटर पर अपने पाकिस्तानी बॉस से बातचीत कर रहा था। दीवार पर हल्का बल्ब भी रोशन था। पहले मैंने ऐसा कभी नहीं किया, लेकिन उस रोज इंतहाई बेपरवाह होकर ऐसा खतरनाक काम कर रहा था। बॉस को एटमी आबदोस की तबाही की इत्तला पहले ही पहुंच चुकी थी। उसने मुझे मुबारकबाद दी और कहा कि अब मुझे दूसरे मिशन के बारे में दिल्ली में खबर कर दी जाएगी। वायरलेस पर मैं 15-20 मिनट तक बातें करता रहा। बहुत सी इंफॉर्मेशन दी गई मुझे। फिर अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे बाहर बरामदे में कोई आदमी मौजूद है। मैंने वहीं ट्रांसमीटर बंद करके उसे पलंग के गद्दे के नीचे खिसका दिया। आहिस्ता से उठकर दीवार के साथ दबे पांव चलता दरवाजे तक आया। एक बार तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरे सामने इंस्पेक्टर नाथन खड़ा मुझे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। मैंने फौरन अपने आप को संभाला और पूछा, इंस्पेक्टर नाथन, तुम इस वक्त कैसे आ गए? खैरियत तो है? इंस्पेक्टर नाथन की आंखों से चिंगारियां फूट रही थीं। गुस्से में दांत पीसते हुए गुर्राया, कैप्टन, तुम और पाकिस्तानी एजेंट, एटमी आबदोस की तबाही का मुअम्मा अब हल हुआ है। मेरी खुशकिस्मती थी कि इंस्पेक्टर नाथन वर्दी में नहीं था और उसकी पेटी में पिस्तौल नहीं लगा था। वो शब ख्वाबी के लिबास में था और कोई जरूरी बात करने मेरी तरफ आया था। उसने अंदर से मेरी बातों की आवाज सुनी तो दरवाजे के पास आकर रुक गया। फिर उसने कोड अल्फाज में मुझे बातें करते सुना तो फौरन समझ गया कि मामला क्या है। आखिर वो खुद सीक्रेट सर्विस का आदमी था। फौरन समझ गया कि मैं किसी दूसरे मुल्क की सीक्रेट सर्विस से बात कर रहा हूँ। वायरलेस ट्रांसमीटर पर मुझे दिल्ली बात करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि दिल्ली और मद्रास में उसके ऑफिस पर लगे फोन पर ही बात कर लिया करता था। और अपने रेडियो ट्रांसमीटर की बाबत मैंने इंस्पेक्टर नाथन से कभी जिक्र नहीं किया था। सिवाय पाकिस्तान के मैं किसी और मुल्क का एजेंट नहीं हो सकता था। इस बात पर इंस्पेक्टर नाथन की मौत भी मेरे हाथों यकीनी हो गई थी। सिन्हाली एजेंट के बयान को तो मैं किसी कदर छुटला भी सकता था, मगर इंस्पेक्टर नाथन की रिपोर्ट को मैं किसी हालत में भी छुटला नहीं सकता था। इस बात के लिए मैं खुदा का शुक्र बजा ला रहा था कि इंस्पेक्टर नाथन के पास पिस्तौल नहीं था, वरना वो दरवाजा खुलते ही मुझे शूट कर देता और मैं अपना बचाव नहीं कर सकता था। दूसरी शुक्र बजा लाने वाली बात यह थी कि हम दोनों लेबर ऑफिस से दूर एक वीरान जगह पर अकेले थे और हमारी आवाज या इंस्पेक्टर नाथन की आवाज कोई नहीं सुन सकता था। बेचारे ने वतन परस्ती का हक अदा करते हुए मेरी गर्दन जरूर दबोच ली थी, मगर मेरे तजुर्बे, ताकत और महारत के आगे उसकी हैसियत सिफर के बराबर थी।
चुनाचे दूसरे ही लम्हे उसकी गर्दन मेरे आहनी पंजे के शिकंजे में जकड़ी हुई थी। मैं उसकी गर्दन को झटके दे रहा था और उसकी आंखें बाहर को निकल आई थीं। उसके बाद उसकी गर्दन का तनाव खत्म हो गया। उसका सर एक तरफ गिरने लगा। मैंने उसे आराम से फर्श पर छोड़ दिया। वो मर चुका था। मैंने पहला काम ये किया कि ट्रांसमीटर को पलंग के नीचे से निकाला। बाहर निकलकर दरवाजे को ताला लगाया। सुंबल के दरख्त के नीचे जाकर उसे चबूतरे के पत्थर के नीचे छुपा दिया। ऊपर पत्थर दोबारा रखकर मिट्टी और घास डाली और लपक कर कमरे में वापस आ गया। आते ही बत्ती बुझा दी। इंस्पेक्टर नाथन की लाश ठिकाने लगाने का काम अब मेरे सामने था। वैसे तो मैं लाश को किसी भी जगह जमीन में दबा सकता था, लेकिन उसकी गुमशुदगी कई शुबहात को जन्म दे सकती थी और ये खबर दिल्ली मेरे हेडक्वार्टर तक भी जाती और वहाँ प्रधानमंत्री सेक्रेटेरिएट का चीफ इंटेलिजेंस ऑफिसर परशुत्तम दास टंडन पहले ही मुझे अपनी निगाह में रखे हुए था। एक ख्याल मेरे जहन में अचानक आ गया। ख्याल बड़ा मुनासिब था, मगर उसके लिए मुझे मजीद अंधेरा होने का इंतजार था। इंस्पेक्टर नाथन की लाश मेरे कमरे के फर्श पर पड़ी थी। कमरे में अंधेरा था। मैंने झुककर नाथन के दिल पर हाथ रख दिया। उसकी धड़कन बंद हो चुकी थी। मैं रसोई में गया। वहाँ कोने में नारियल की छाल की बनी हुई रस्सी का गुच्छा कई रोज से पड़ा हुआ था। मैं उसे कमरे में लाया। ये 15-20 फुट लंबी रस्सी थी और काफी पक्की रस्सी थी। जब रात और ज्यादा गहरी हो गई तो मैंने कमरे से बाहर निकलकर बरामदे में नजर दौड़ाई। जंगल के दरख्तों में गहरी तारीकी और मौत जैसा सन्नाटा छाया था। 2-3 झींगर खाड़ी की तरफ बोल रहे थे। इंस्पेक्टर नाथन भारी जिस्म वाला नहीं था। मैंने उसकी लाश को कांधे पर डाला, रस्सी का गुच्छा हाथ में पकड़ा और बरामदे से होता हुआ दरख्तों में निकल गया। थोड़ी दूर जाने के बाद समंदर की खाड़ी का साहिल आ गया। यहाँ मैंने एक मौजूद दरख्त देखकर नाथन की लाश को जमीन पर रख दिया। दरख्त की एक टहनी नीचे को झुकी हुई थी। मैंने रस्सी का फंदा बनाकर उसे इंस्पेक्टर की गर्दन में डालकर अच्छी तरह से कस दिया। फिर लाश को उस टहनी के साथ लटका दिया। इस बात का मैं खास तौर पर ख्याल रखे हुए था कि जो कोई भी देखे उसे ये केस खुदकुशी का ही मालूम हो। किसी पहलू से भी ये साबित न कर सके कि इसे मारने के बाद दरख्त पर लटकाया गया है। इस काम से फारिग होने के बाद मैं वापस अपने क्वार्टर में आकर पलंग पर लेट गया और अपने दूसरे रोज वाले पौंडीचेरी के दौरे के बारे में गौर फिक्र करने लगा। वहाँ सब मेरे लिए अजनबी थे। मुझे उनसे धमाके की तफसीलात मालूम करने के बाद रिपोर्ट मुरतब करनी थी। मैंने ये तय कर रखा था कि रिपोर्ट में सिनहाली तखरीबकारों की कार्रवाइयों को ज्यादा अहमियत दी जाएगी। उसके बाद मुझे नींद आ गई। सुबह उठा तो दिन काफी निकल आया था। मैंने उठकर जल्दी से फर्श पर निगाह डाली। वहाँ रात की धींगा मुश्ती के कोई निशान नहीं थे। मैंने गुस्ल किया, कपड़े बदले और थोड़ी सी कॉफी पीने के बाद क्वार्टर को ताला लगाकर जेटी के लेबर ऑफिस की तरफ चल पड़ा। वहाँ मद्रासी सिक्योरिटी ऑफिसर अपने दोनों आदमियों के साथ पहले से मौजूद था। मुझे 8 बजे इंडियन एयरफोर्स का फोकर पकड़ना था जो रामेश्वर से आने वाला था। उस वक्त सुबह के 6 बज रहे थे। मद्रासी सिक्योरिटी ऑफिसर गणेशम को नमस्ते किया। उसने भी नमस्ते किया और बोला, इधर किसी फाइल में कोई इंतराज नहीं है। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इंस्पेक्टर नाथन एक गैर जिम्मेदार अफसर है। बहरहाल उसकी बाबत अब इंक्वायरी कमीशन ही कोई फैसला करेगा। वो फाइल आगे रखकर उसके वर्क उलट रहा था। मैं कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठ गया और कनखियों से बाहर देखने लगा। मैं इस इंतजार में था कि कोई मजदूर इधर भागता हुआ आए और हमें ये बताए कि इंस्पेक्टर नाथन की लाश दरख्त से लटकी हुई है, क्योंकि मजदूर उधर ही से काम पर आते थे और उनके आने का वक्त हो चुका था। मैं सिक्योरिटी ऑफिसर गणेशम से बातें करने लगा। मैंने इंस्पेक्टर नाथन से हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा, इंस्पेक्टर नाथन बड़ा जिम्मेदार अफसर है। पिछले दिनों उसकी बीवी बहुत बीमार थी, इस वजह से उससे कुछ गफलत हो गई होगी। और फिर सबमरीन की चेकिंग उसने मेरे सामने की थी और कैप्टन शिवाजी से NOC भी लिया था। गणेशम फाइल बंद करते हुए उसका फीता बांधते हुए बोला, कैप्टन मेहता, तुम इन लोगों को नहीं जानते। ये महज दिखावे के लिए काम करते हैं। ये लोग अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल महसूस नहीं करते। मैंने गोशाए चश्म से एक मजदूर को देख लिया था जो लेबर ऑफिस की तरफ दौड़ा हुआ चला रहा था। वो क्या खबर ला रहा है मुझे मालूम था। मैंने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया और जेब से सिगरेट का पैकेट निकाल कर मद्रासी सिक्योरिटी ऑफिसर गणेशम को सिगरेट पेश किया। वो मुस्कुराकर बोला, मैं सिगार पीता हूँ, सिर्फ सिगार। इतने में बाहर मजदूर के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वो तमिल जबान में शोर मचा रहा था, उधर लाश है, उधर लाश है। मैंने अदाकारी करते हुए चौंक कर खिड़की में से मजदूर की तरफ देखा। गणेशम और उसके आदमी भी उठकर बाहर आ गए। क्या हो गया है, किसकी लाश है, क्या कह रहे हो तुम? मैंने मजदूर के करीब जाकर पूछा। ये काला कलोटा उधेड़ उम्र का आदमी था। बेचारे से खौफ के मारे बात नहीं हो रही थी, हाथ जोड़ रखे थे। बोला, सरकार, उधर नाथन बाबू की लाश लटकी हुई है। मैंने उसे डांटते हुए कहा, क्या बकवास करते हो? वो बोला, सरकार, मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। नाथन बाबू की लाश दरख्त से लटकी हुई है। वहाँ दूसरे लोग भी जमा हैं। गणेशम के मुंह से बेख्तियार निकल गया, ओ माय गॉड। हम सब उस तरफ को दौड़े जा रहे थे जिधर मजदूर ने इशारा किया था। वो मजदूर हमारे आगे आगे दौड़ रहा था। मुझे मालूम था कि वो किधर जाएगा। मैं मद्रासी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर गणेशम के साथ दौड़ रहा था। बहुत जल्द हम खाड़ी के किनारे उस दरख्त के नीचे आ गए जिसकी टहनी से इंस्पेक्टर नाथन की लाश लटक रही थी। मैं वहीं अपना सर पकड़कर बैठ गया। हे भगवान,
भगवान, नाथन ने ये क्या कर दिया। मद्रासी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर गणेशम के लिए ये नतीजा निकालना कोई मुश्किल नहीं था कि इंस्पेक्टर नाथन ने इंक्वायरी से बचने के लिए खुदकुशी कर ली है। मैंने उसके ख्याल को मजीद मुस्तहकम करने के लिए दुख भरी आवाज में कहा, वो अपनी सस्पेंशन से बहुत परेशान था। उसे खतरा था कि शायद उसे कैद भी हो जाए, मगर उसे खुदकुशी नहीं करनी चाहिए थी। मैं जमीन पर पांव मारकर अफसोस करने लगा। इंस्पेक्टर, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम बेगुनाह थे। महकमा अंधा नहीं है, वो जरूर इंसाफ करता। हे भगवान। सिक्योरिटी ऑफिसर गणेशम भी अफसोस करने लगा। उसी वक्त आदमी बुलवा कर इंस्पेक्टर नाथन की लाश दरख्त से उतरवाई गई। लाश उसके घर पहुंची तो वहां कोहराम मच गया। मुझे अच्छी तरह मालूम था कि वहां कोई ऐसा इंतजाम नहीं है और ना ही किसी को ये ख्याल आएगा कि मरने वाले की गर्दन पर किसी की उंगलियों के निशान देखे जाएं। मैंने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर गणेशम को एक तरफ ले जाकर कहा, मुझे सबमरीन डिजास्टर की रिपोर्ट बनाने के लिए 8 बजे पौंडीचेरी जाना है, मुझे इजाजत दें। गणेशम फौरन बोला, जरूर कैप्टन मेहता, तुमसे फिर मुलाकात होगी, गुड लक। मैंने गणेशम से हाथ मिलाया और इंस्पेक्टर नाथन की अंदोहनाक मौत पर एक बार फिर अफसोस किया। वहां से रुखसत होकर वापस अपने क्वार्टर की तरफ चल पड़ा। वहां से ब्रीफकेस उठाया और खाड़ी की दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स के छोटे से रनवे पर आ गया। वहां भी ग्राउंड का मुख्तसर सा अमला इंस्पेक्टर नाथन की खुदकुशी पर अफसोस कर रहा था। रामेश्वरम से वो फोकर तैयार आ चुका था जिसमें सवार होकर मुझे पौंडीचेरी जाना था। ये 4 नशिस्तों वाला छोटा सा तैयारा था। पायलट मद्रासी था। मैंने उसे अपना ID कार्ड दिखाया। उसने मुझे सलूट किया और जहाज की तरफ लेकर बढ़ा। 10 मिनट बाद हमारा फोकर तैयारा भारत के जुनूबी साहिल से बुलंद होकर तमिलनाडु की दूसरी बड़ी बंदरगाह पौंडीचेरी की तरफ परवाज कर रहा था। पौंडीचेरी पहुंचकर मैंने बंदरगाह के एक करीबी होटल टावर व्यू में एक कमरा लिया। ब्रीफकेस में से अपना शनाख्ती कार्ड निकाल कर जेब में रखा। कमरे में ताला लगाया और सीधा बंदरगाह की तरफ रवाना हो गया। जेटी के इलाके को बहरी फौज और सिक्योरिटी गार्ड्स ने अपने घेरे में ले रखा था। जेटी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को मेरी आमद की इत्तला कर दी गई थी। उसने मेरा शनाख्ती कार्ड चेक किया और मुझे एक दफ्तर में ले गया। वहाँ चीफ जेटी ऑफिसर ने मेरा स्वागत किया। ये मद्रासी था। अंग्रेजी तो ये लोग मादरी जबान की तरह रवानी से बोलते थे, मगर ये जेटी ऑफिसर तेलुगु और मलयालम भी जानता था। वो मुझसे अंग्रेजी में बात कर रहा था। जब मैंने उसे बताया कि अगरचे मैं पंजाबी हूँ मगर तमिल भी बोल लेता हूँ तो वो बड़ा खुश हुआ और फिर तमिल में बात करने लगा। बंदरगाह पर कुछ मुल्की और कुछ गैर मुल्की बार बरदार जहाज खड़े थे। जेटी ऑफिसर मुझे एक स्टीमर में बिठाकर टीले के अकब वाली उस खाड़ी में ले गया जहाँ एटमी आबदोज में धमाका हुआ था। आबदोज का मलबा काफी हद तक उठा लिया गया था, मगर अभी तक फौलाद और एल्युमिनियम के मुड़े तुड़े टुकड़े टीले के नशेब में दूर दूर तक बिखरे पड़े थे। धमाका इस कदर खौफनाक था कि आसपास के कई दरख्त जड़ से उखड़ गए थे। एक बड़ा ट्रॉलर जिसमें क्रेन लगी थी समंदर में जंजीर डाले गर्कशुदा टुकड़ों को निकालने में लगा था। बहरी फौज का अमला रिवायती अंदाज में अपना काम कर रहा था। जेटी ऑफिसर की जबानी मालूम हुआ कि आबदोज के अमले का कोई आदमी नहीं बचा। किसी एक की भी लाश नहीं मिल सकी। सिर्फ कुछ इंसानी पांव जरूर किनारे पर पड़े मिले हैं। मैं अपनी नोटबुक में ये तफसीलात दर्ज करता चला गया। कुछ देर वहां रहकर सूरत हाल का जायजा लिया और फिर जेटी ऑफिसर के साथ वापस उसके ऑफिस में आ गया। उसने मेरे लिए कॉफी मंगाई, एक सिगार पेश किया। इतने में दिल्ली प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के चीफ इंटेलिजेंस ऑफिसर मिस्टर परशुत्तम दास टंडन का फोन आया। वो मुझसे बात करना चाहता था। मैंने रिसीवर थाम कर उसे नमस्कार किया। उसने नमस्कार का कोई जवाब न दिया। बोला, तुम पौंडीचेरी में ही रहना। आज 4 बजे दोपहर सौराष्ट्र के इंटेलिजेंस चीफ मिस्टर व्यास पौंडीचेरी पहुंच रहे हैं। वो एक खास मिशन पर आ रहे हैं। इस बारे में तुमसे जबानी बात करेंगे। मैं तुम्हें फोन पर नहीं बता सकता। उनसे पूरा ताउन करना। अब मुझे यकीन है कि हम उस तखरीबकार गैंग का सुराग लगाने में कामयाब हो जाएंगे जिन्होंने सबमरीन को तबाह किया है। तुम अपनी रिपोर्ट तैयार करके जल्दी हमें भिजवाने की कोशिश करो। हमें इस दुर्घटना की पूरी तफसील चाहिए। टंडन साहब ने फोन बंद कर दिया। उसने मेरे दिल में तशवीश की खलिश को बेदार कर दिया था। उसे कैसे यकीन है कि वो तखरीबकारों का सुराग लगाने में कामयाब हो जाएंगे। मिस्टर व्यास को कौन से खुफिया मिशन पर भेजा जा रहा है। जहन में तरह तरह के शुगूक व शुबहात और खदशे सर उठा रहे थे। बहरहाल मैंने मजीद मोहतात रहने का फैसला कर लिया। अफसोस इस बात का था कि मेरे पास जहरीले सिगारों में से एक भी सिगार नहीं था। सिर्फ एक रिवॉल्वर ही था जिसे मैं सफर में अपने साथ ही रखता था और जो ब्रीफकेस में बंद होटल में पड़ा था। दिल एक अजीब सी कश्मकश में मुब्तला हो गया। आखिर इन लोगों के पास ऐसा कौन सा नक्शे सुलेमानी आ गया है जिसकी मदद से ये एटमी आबदोज की तबाहकारी के जिम्मेदार अफराद का सुराग लगाने में कामयाब हो जाएंगे। मैंने ये कहकर अपने दिल से खदशात को निकाल दिया कि ये महज मामूल की सुराग रसानी और तहकीकात होंगी जिसका कुछ भी नतीजा बरामद नहीं हो सकेगा। आबदोज के परखचे उड़ चुके थे। कोई सबूत बाकी नहीं बचा था। ये इंडियन इंटेलिजेंस वाले खुशफहमियों में मुब्तला हैं। 4:30 बजे मैं ऑफिस ही में था कि पता चला गुजरात काठियावाड़ के चीफ इंटेलिजेंस ऑफिसर
ऑफिसर मिस्टर DM व्यास आ गए हैं। मैं उन्हें लेने जेटी ऑफिसर के साथ ऑफिस से बाहर आ गया। देखा मिस्टर व्यास हाथ में ब्रीफकेस थामे सिक्योरिटी गार्ड्स की मैयत में हमारी तरफ आ रहा था। उसने स्लेटी रंग का ठंडा सूट पहन रखा था। उम्र 40 बरस से कुछ ऊपर होगी। सर दरमियान से कुछ गंजा था। कनपट्टियों पर स्याह बालों में कहीं कहीं सफेदी की झलक थी। कद दरमियाना और जिस्म गठा हुआ था। सबसे नुमाया बात उस शख्स की आंखें थीं। आंखों में एक ऐसी मकनातीसी चमक थी जो दिल की गहराइयों में उतरती महसूस होती। इन आंखों में किसी भी मसले की तह तक पहुंचने की सलाहियत और अय्यारी मौजूद थी। मैंने आगे बढ़कर मिस्टर व्यास से हाथ मिलाया, उन्हें नमस्कार कहकर अपना तारुफ करवाया। मिस्टर व्यास ने आंखें घुमाकर मुझ पर एक तायराना नजर डाली और अंग्रेजी में जेटी ऑफिसर से पूछा, क्या मैं खाड़ी पर जा सकता हूँ? वो बोला, क्यों नहीं सर, आइए, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। मैं भी उनके साथ चला। खाड़ी पर हम एक बार फिर स्टीमर पर बैठ गए। मिस्टर व्यास ने उस जगह का खास तौर पर मुआयना किया जहां ट्रेलर की क्रेन समंदर के अंदर से आबदोस के गर्कशुदा टुकड़े निकाल रही थी। मिस्टर व्यास ने जेटी ऑफिसर से कहा, अभी तक समंदर की तह से क्या कुछ निकाला गया है? मुझे उसका मुआयना करना होगा। समंदर से निकाला गया कुछ मलबा वहीं किनारे पर पड़ा था। कुछ लोहे के टुकड़े करीबी गोदाम में जमा कर दिए गए थे। मिस्टर व्यास ने उन सबको एक एक करके देखा, फिर मुझे साथ लेकर गोदाम से बाहर आ गया। जेटी ऑफिसर हमारे पीछे पीछे आ रहा था। मिस्टर व्यास ने उसे कहा, मैं चाहता हूँ कि इन तमाम चीजों पर कड़ा पहरा लगा दिया जाए और अब समंदर से जो भी चीज निकले मुझे दिखाए बगैर गोदाम में न रखी जाए। जेटी ऑफिसर ने मुस्तैदी से कहा, ऐसा ही होगा सर। मैंने इतना अंदाजा लगा लिया था कि मिस्टर व्यास को ऐसी कौन सी चीज की तलाश है जो आबदोस के साथ समंदर में गर्क है। मैंने इस बारे में खुद कोई सवाल करना मुनासिब न समझा। मैं जानता था कि वो जिस खुफिया मिशन पर यहाँ आया है उस पर खुद ही रोशनी डालेगा। पौंडीचेरी बंदरगाह के पास ही सरकारी रेस्ट हाउस की दूसरी मंजिल में कोने वाला कमरा उसे दिया गया था जहाँ सहूलत की हर शय मौजूद थी। वो मुझे साथ लेकर रेस्ट हाउस में आ गया। मैं ये मालूम करने के लिए बेचैन था कि वो किस खुफिया मिशन पर वहाँ आया है। मिस्टर व्यास ने नौकर से कहा कि कॉफी लाए। हम बैल्कनी में बैठ गए। सामने ढलान पर नारियल के दरख्तों की कतारें दूर समंदर के किनारे तक चली गई थीं, जहां 2 माल बरदार जहाज लंगर अंदाज थे। शाम होने वाली थी। ठंडी हवा चल रही थी। कॉफी पीते हुए मिस्टर व्यास ने अपनी गहरी मकनातीसी आंखों से मुझे देखा और बोला, कैप्टन मेहता, आज सुबह हम पर एक अजीबोगरीब इंकिशाफ हुआ है। मेरा दिल जोर जोर से धड़क कर फिर अपने मामूल पर आ गया। ये किस इंकिशाफ की बात कर रहा है? मैंने ढलान की तरफ देखा। कुछ मजदूर एक जगह झाड़ियां साफ कर रहे थे। अगर मैं मिस्टर व्यास की गर्दन तोड़कर उसे बैल्कनी से नीचे फेंक देता तो ये मजदूर देख लेंगे। इसके सिवा और इंकिशाफ क्या हो सकता था कि उन्हें मेरे बारे में इल्म हो गया होगा कि मैं पाकिस्तानी एजेंट हूँ। मैंने खाली नजरों से मिस्टर व्यास की तरफ देखा। उसने बड़े सुकून से कॉफी का घूंट पीकर प्याली मेज पर रखी और बोला, तुम्हें तो मालूम ही होगा कि ये आबदोस रूस ने हमें दी थी और अभी इसमें कुछ रूसी इंजीनियर मौजूद थे। ये जदीद तरीन एटमी आबदोस थी। रूस के वजारत दिफा की जानिब से हमें एक खुफिया पैगाम में बताया गया है कि इस आबदोस के टारपीडो रूम में एक इंतहाई ताकतवर टीवी कैमरा नस्ब किया गया था जो एक छोटे से गोल रेड बॉक्स में था। ये रेड बॉक्स ऐसी धात से बनाया गया है कि उस पर भयानक से भयानक धमाके का कोई असर नहीं हो सकता। जदीद तरीन एटमी आबदोजों और जहाजों में इसलिए लगाया जाता है कि अगर कोई तखरीबकार वहाँ बम लगाने में कामयाब हो जाए और आबदोस गर्क हो जाए तो इस रेड बॉक्स का टीवी कैमरा उसकी नकलो हरकत की सारी फिल्म उतार ले, जिसे बाद में डेवलप करके तखरीबकार को पकड़ा जा सके। टारपीडो रूम में ये कैमरा इसलिए नस्ब किया जाता है कि आमतौर पर तकरीबी कार्रवाइयों का निशाना टारपीडो रूम को ही बनाया जाता है, क्योंकि वहाँ पहले ही से टारपीडो मिसाइल मौजूद होते हैं जो टाइम बम के साथ फटकर तबाही में 10 गुना इजाफा कर देते हैं। रूसी वजारत दिफा के इस इंकिशाफ ने हमारी बुझी हुई उम्मीदें फिर से रोशन कर दी हैं और हमें यकीन है कि अगर हम समंदर के नीचे से वो रेड बॉक्स बरामद करने में कामयाब हो जाएं तो वो शख्स जरूर पकड़ लिया जाएगा जिसने टारपीडो रूम में टाइम बम लगाया था। एक पल के लिए मेरे पांव तले से जमीन हिल गई। ये शख्स मेरी मौत का पैगाम लेकर आया था। टारपीडो रूम में मैंने ही टाइम बम लगाए थे। अगर वहाँ किसी खुफिया जगह पर रेड बॉक्स में टीवी कैमरा नस्ब था तो उसमें मेरी नकलो हरकत की फिल्म महफूज हो गई होगी और अगर वो फिल्म इन लोगों के हाथ आ जाती है तो फिर न सिर्फ ये कि मुझ पर अजियतनाक तशद्दुद का न खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा बल्कि मेरा मिशन भी खाक में मिल जाएगा। मैंने अपने आप को पूरी तरह काबू में रखा और जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाते हुए कहा, यह तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन मिस्टर व्यास, इस बात का हमारे पास क्या सबूत है कि तखरीबकारों ने टारपीडो रूम में ही बम लगाया था? ये भी तो हो सकता है कि ये टाइम बम इंजन रूम में किसी जगह लगाया गया हो। ऐसी सूरत में हम मुजरिमों का सुराग नहीं लगा सकेंगे क्योंकि रेड बॉक्स की फिल्म खाली होगी। मिस्टर व्यास ने कॉफी की प्याली में आहिस्ता से चम्मच हिलाते हुए कहा, कल तक हमें भारत की नेवल इंटेलिजेंस ने जो अपनी तहकीकाती रिपोर्ट फराहम की है उससे ये बात साबित हो गई है कि टाइम बम एक नहीं बल्कि 2-3 थे और ये सारे के सारे टारपीडो रूम में ही लगाए गए थे, क्योंकि टाइम बमों के स्याल मादे के निशान टारपीडो रूम के पाइप के टुकड़ों पर ही मिले हैं। यही वजह है कि हम पूरी तरह से पुरुम्मीद हैं कि
अगर हम रेड बॉक्स समंदर से बरामद करने में कामयाब हो जाते हैं तो वो तखरीबकार जरूर पकड़ा जाएगा जिसने वो टाइम बम लगाए थे, क्योंकि रेड बॉक्स में नस्बशुदा टीवी कैमरे पर उसकी तस्वीर वाज़े तौर पर आ गई होगी। ये बात मेरे सुकून को तहबाला करने के लिए काफी थी। ये बड़ी खतरनाक बात थी। रेड बॉक्स मेरी मौत का परवाना था। उसमें लगे हुए कैमरे ने मेरी तमाम नक्लो हरकत और कैप्टन शिवाजी से मेरी गुफ्तगू और फिर उसको मेरा इंजन रूम की तरफ भेजना, फिर टारपीडो मिसाइल और पाइपों के दरमियान टाइम बम चिपकाना, ये सब कुछ महफूज कर लिया गया होगा। मेरे खिलाफ इससे बड़ी शहादत और क्या हो सकती थी। मैं सिगरेट का कश लगाना भूल गया था। मिस्टर व्यास ने मेरे सिगरेट के बढ़ते हुए गुल की तरफ इशारा करते हुए कहा, कैप्टन तुम्हारे सिगरेट की राख गिरने वाली है। मैंने जल्दी से राख एस्ट्रे में झाड़ दी और बज़ाहिर खुश होकर बोला, आई एम सॉरी। मिस्टर व्यास, आपने तो बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी है। अगर रेड बॉक्स मिल जाता है तो हम इस इलाके के सारे तखरीबकारों को गिरफ्तार कर सकते हैं, क्योंकि जिस आदमी ने टारपीडो रूम में टाइम बम लगाए थे वो यकीनन सिन्हाली तखरीबकारों के गिरोह का आदमी होगा और हमारी इंटेलिजेंस उसे आसानी से तलाश करके उससे बाकी लोगों की निशानदही करवा लेगी। मिस्टर व्यास ने जेब से रुमाल निकालकर अपने होंठों के किनारे साफ किए और बोला, इस इंकिशाफ का इल्म हमारी वजारत दिफा के सिर्फ चंद एक लोगों तक ही महदूद है। सीक्रेट सर्विस में ये बात मिस्टर टंडन के बाद मुझे और अब तुम्हें मालूम है। हमें इस राज को अपने दिल की गहराइयों में बंद रखना है। ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। मैंने सिगरेट राखदान में बुझा दिया। अभी आधा सिगरेट बाकी था। मिस्टर व्यास ने हैरत का इजहार करते हुए कहा, तुमने तो आधा सिगरेट जाया कर दिया कैप्टन मेहता। ये चालाक आदमी मेरी एक एक हरकत को नोट कर रहा था। मैंने मुस्कुरा कर कहा, दरअसल मैं पिछला आधा सिगरेट नहीं पीता। डॉक्टरों का कहना है कि इस हिस्से में निकोटीन ज्यादा होती है। मिस्टर व्यास ने कहा, ओ आई सी। उसकी मकनातीसी नजरें मेरे चेहरे पर जमी हुई थी, मगर मैं भी कुछ कच्ची गोलियां नहीं खेला हुआ था। मैंने बात को फौरन बदलते हुए कहा, लेकिन मिस्टर व्यास, क्या हमें रेड बॉक्स मिल जाएगा? क्योंकि हमारी तमाम तर तहकीकात का दारोमदार अब इस रेड बॉक्स पर ही है। व्यास ने आराम कुर्सी पर पीछे की तरफ होते हुए कहा, हम वो तलाश कर लेंगे। कल सुबह मद्रास नेवल डॉक यार्ड से एक स्पेशल गोताखोरों का दस्ता यहाँ पहुँच रहा है। वो लोग समंदर की गहराइयों में उतर कर चीजें तलाश करने के माहिर हैं। मुझे पूरा यकीन है कि कल शाम तक रेड बॉक्स हमारे पास होगा। मैंने खुश होकर कहा, भगवान करे ऐसा ही हो। इस सूरत में हमें आस पास के सारे इलाके की नाकाबंदी कर देनी होगी ताकि तखरीबकार यहाँ से फरार न होने पाए। मिस्टर व्यास के पतले होंठ जरा से सुकड़ गए। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, कैप्टन, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि हादसे के फौरन बाद हमारी फौज ने इस सारे इलाके को अपने घेरे में ले लिया है। इस वक्त भी हमारी फौज के जवान 100 किलोमीटर के दायरे में जगह जगह निगरानी कर रहे हैं। इनमें हमारे कमांडोज भी हैं जो सादा कपड़ों में एक एक आदमी पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। इसके अलावा हमारी इंटेलिजेंस भी पूरी तरह से चौकस है। तखरीबकार जहाँ कहीं भी हैं वो उसी जगह पर छुपे होंगे। इस इलाके से वो बाहर नहीं निकल सकते। अगर हमें रेड बॉक्स मिल जाता है तो हम बम लगाने वाले तखरीबकार की फोटोकॉपियां हजारों की तादाद में अपने आदमियों में तकसीम कर देंगे। यूं वो बहुत जल्द पकड़ लिया जाएगा। मंसूबा बेहद भयानक था। मेरे बचने का कोई इम्कान नहीं था। मैं दिल में यही दुआ मांगने लगा कि खुदा करे कि रेड बॉक्स न मिले, मगर मुझे ये भी एहसास था कि इस किस्म के जानलेवा मिशन में दुआएं काम नहीं आया करती। आदमी को जान हथेली पर रख कर एक्शन करना पड़ता है और फिर या दुश्मन नहीं और या आप नहीं। ये हकीकत है कि अंदर से मैं और मेरा सारा मिशन हिल गया था, लेकिन मैं अपनी जगह पर कायम था कि जो होगा देखा जाएगा और मैं मरते दम तक लड़ूंगा और अपने मुकद्दस मिशन पर डटा रहूंगा। अगर इस मिशन की तकमील की राह में मौत आ जाती है तो उसे खंदा पेशानी से कबूल करूंगा। मिस्टर व्यास उठ खड़ा हुआ, कमरे की तरफ जाते हुए बोला, तुम होटल में क्यों ठहरे हुए हो कैप्टन? मेरे पास रेस्ट हाउस में आ जाओ, यहाँ तुम्हें एक कमरा आसानी से दिया जा सकता है। ये गलती मैं भूल कर भी नहीं कर सकता था। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा, सर होटल यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। आप जिस वक्त मुझे फोन करेंगे मैं 2 मिनट में आ जाऊंगा। अच्छा, अगर कोई और बात न करनी हो तो मुझे इजाजत। मिस्टर व्यास मेज के पास खड़ा ब्रीफ केस में से एक फाइल निकाल कर उसको देख रहा था। फाइल बंद करने के बाद मेरी तरफ पलट कर बोला, ओके कैप्टन, तुम्हारा फोन नंबर मैंने लिख लिया है। रात को कोई जरूरत नहीं पड़ सकती। अगर दिल्ली से कोई पैगाम आ गया तो तुम्हें मुत्तला कर दूंगा। अब तुम जाकर आराम करो, मैं भी काफी थक गया हूँ। वैसे कल सुबह नाश्ता मेरे साथ ही करना, क्योंकि नेवल गोताखोरों का स्क्वाड ज्यादा से ज्यादा सुबह 9 बजे पौंडीचेरी पहुंच जाएगा। मैंने गर्मजोशी के साथ मिस्टर व्यास से हाथ मिलाते हुए कहा, ओके नो प्रॉब्लम सर, मैं सुबह 8 बजे आपके पास पहुंच जाऊंगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।